1990 का इकोनॉमिकल क्राइसिस है और 1991 का इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, ये भी है। तो महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, क्योंकि आर्थिक संकट का समाधान या आर्थिक संकट की स्थिति को अगर लेकर देखते हैं तो आर्थिक संकट की स्थिति इतनी भयावह है, इतनी जटिल है कि आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है, कि भारत के पास जो विदेशी मुद्रा बची है उस विदेशी मुद्रा से भारत सिर्फ केवल 1 सप्ताह तक ही अपना व्यापार कर सकता है। एक तरफ ये इकोनॉमिकल क्राइसिस है आपकी, और दूसरे तरफ भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर। अब इस दौर में समस्या का समाधान किया कैसे जाए? ऐसी स्थिति में 1998 में एक राजनीतिक गठबंधन है और उस राजनीतिक गठबंधन ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में या अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह निर्णय करता है, इंडिकेट करता है, डिक्लेयर करता है कि यदि चुनाव के पश्चात इस गठबंधन की सरकार बनती है तो संविधान की समीक्षा के लिए एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया जाएगा, जो संसदीय बनाम अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में या संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय के संबंध में अपने विचार देगी। चुनाव के पश्चात उस राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला और स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद जब सरकार का गठन हुआ और सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू करना शुरू की, तो अपने चुनावी घोषणा पत्र को लागू करते हुए पूर्व मुख्य न्यायाधीश वेंकट चलैया की अध्यक्षता में एक 11 सदस्यीय संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया। अब इस आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, संविधान विशेषज्ञ, राजनीतिक विशेषज्ञ, इन विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को मिलाकर एक संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग के चेयरमैन बनाए जाते हैं एक्स जज वेंकट चलैया, CGI वेंकट चलैया। आयोग अपनी सिफारिश करता है, विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सिफारिश किया, लेकिन संसदीय बनाम अध्यक्षीय शासन प्रणाली को लेकर आयोग का कोई रिकमेंडेशन नहीं आता है, किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं आता है। अब जब रिकमेंडेशन नहीं आता है तो यह मुद्दा यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति KR नारायणन एक योग्य व्यक्ति थे, ब्रिटिश राजनीतिक विचारक लॉस्की के शिष्य थे और उनके अंडर में अपना शोध कार्य पूरा किया था, अपना रिसर्च वर्क पूरा किया था। उन्होंने एक अवधारणा दी, एक विचार दिया, और यह अवधारणा कोई नवीन अवधारणा नहीं थी। इस अवधारणा के पहले इस तरह का विचार राजेंद्र प्रसाद भी दे चुके थे, आपके अंबेडकर भी दे चुके थे, तमाम लोग दे चुके थे संविधान सभा। उन्होंने कहा कि कोई भी संविधान बुरा नहीं होता, संविधान की सफलता और असफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करता है। क्लियर? अब
अगर राष्ट्रपति के इन विचारों का विश्लेषण किया जाए, राष्ट्रपति के इन विचारों को देखा जाए कि कोई भी संविधान बुरा नहीं होता या कोई भी संविधान कोई भी संविधान असफल नहीं होता। संविधान की सफलता और असफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। तो इसका मतलब कि अगर भारत का संविधान के लागू करने के पश्चात भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो जाता है, तो इसका तात्पर्य तो यही निकलता है कि उसका सफल रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया। अब जब सफल रूप से क्रियान्वयन नहीं किया गया, यदि राष्ट्रपति के विचारों का विश्लेषण किया जाए, राष्ट्रपति के विचारों की स्थिति का मूल्यांकन किया जाए, तो इससे क्या लगता है? इससे एक चीज स्पष्ट होती है कि भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, उस दौर के लिए या उस राजनीतिक अस्थिरता के लिए संविधान कारण नहीं है। संविधान को उत्तरदायी बनाना गलत है, बल्कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता के लिए उसका क्रियान्वयन करने वाली सरकारें हैं। और क्रियान्वयन करने वाली सरकारें का मतलब कि राजनीतिक दल, और राजनीतिक दल अपने राजनीतिक हितों को लेकर संविधान में ऐसे तमाम संशोधन किए जिससे कि राजनीतिक व्यवस्था अपने उद्देश्य या अपने लक्ष्यों से हट जाती है, चाहे वह 42 अमेंडमेंट हो या कोई भी अमेंडमेंट ले लीजिए। जबकि 42 अमेंडमेंट ने तो संविधान के मूल स्वरूप को ही बदल दिया था। अब यहां पर एक सवाल खड़ा हो गया, एक क्वेश्चन राइज हो जाता है कि वैसे तो संविधान समीक्षा आयोग ने संसदीय शासन प्रणाली या अध्यक्षीय शासन प्रणाली के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश नहीं की, लेकिन प्रश्न यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या अगर संविधान समीक्षा आयोग भारत में राजनीतिक अस्थिरता का कारण शासन प्रणाली को मानते हुए संसदीय शासन प्रणाली को जिम्मेदार माने और उसके स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली की सिफारिश करे, तो क्या संसद संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना कर सकता है? एक सवाल यही है, क्वेश्चन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि यदि संविधान समीक्षा आयोग यह सिफारिश करे कि भारत की राजनीतिक स्थिरता के लिए, भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अमेरिका की अध्यक्षीय शासन प्रणाली सबसे उपयुक्त शासन प्रणाली है और उस शासन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए जिससे कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता के स्थान पर स्थिरता का दौर स्थापित हो जाए, तो क्या संसद संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर अध्यक्षीय शासन प्रणाली या अमेरिका के अध्यक्षीय शासन प्रणाली को स्थापित कर सकता है? ये एक जटिल समस्या है कि नहीं? तो क्या आप लोग इस बात से सहमत हैं कि यदि संविधान समीक्षा आयोग भारत में राजनीतिक स्थिरता के लिए अध्यक्षीय शासन प्रणाली को उपयुक्त मानता है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अगर सुटेबल मानता है, तो क्या संसद ऐसा कर सकती है? कोई जवाब दे सकता है? नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि संसदीय शासन प्रणाली को उच्चतम न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में परिभाषित कर चुकी, यानी संसदीय शासन प्रणाली या उत्तरदायी शासन प्रणाली संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक, तो अगर संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन प्रणाली संविधान का आधारभूत ढांचा है और संविधान का आधारभूत ढांचा संसद की संविधान संशोधन करने की शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है और यह स्पष्ट करता है कि संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संविधान में ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकेगा जो आधारभूत ढांचा के विरुद्ध हो, तो ऐसी स्थिति में यदि आयोग सिफारिश भी करता है तो क्या संसद आर्टिकल 368 का प्रयोग करके संसदीय शासन प्रणाली के स्थान पर
अध्यक्षीय शासन प्रणाली की स्थापना कर सकता है। अब अगर संसद के संविधान संशोधन करने की शक्ति पर यह प्रतिबंध है, ये रिस्ट्रिक्शन है, लगा हुआ है, तो क्या राजनीतिक व्यवस्था में शामिल लोग इस बात को नहीं जानते थे कि संसद की संविधान संसद को संशोधन करने की शक्ति देता है, लेकिन यह संशोधन करने की शक्ति अनलिमिटेड न होकर बल्कि लिमिटेड है। इसका तात्पर्य तो यह निकलता है कि राजनीतिक व्यवस्था या सरकार में शामिल लोग भारत के राजनीतिक संकट के लिए या भारत की राजनीतिक अस्थिरता के लिए संविधान को दोषी ठहराते हैं, स्वयं अपनी जिम्मेदारी से बचने का प्रयास करते हैं। का मतलब तो यही निकलता है, जबकि संविधान इसके लिए जिम्मेदार है नहीं। और जब के.आर. नारायणन ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया कि कोई भी संविधान पूर्णतः कोई भी संविधान असफल नहीं होता, बल्कि संविधान की सफलता और असफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है, तो ऐसी स्थिति में भारत का संविधान भी असफल नहीं है। क्योंकि असफलता का आलम कैसे हम मान ले, असफलता कैसे कही जा सकती, कैसे यह माना जा सकता है कि भारत का संविधान या भारतीय संविधान द्वारा जो स्थापित राजनीतिक व्यवस्था है वह असफल है। अगर असफल है तो आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का निर्धारण भारत का संविधान ही तो करता है। संविधान द्वारा जिस संसदीय प्रजातंत्र या जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था 74 सालों से डे बाय डे या दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही है और विकसित होते हुए स्वयं को अपने आप को विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है। ये भी तो है। इस तरह से इस विवाद का समापन हो जाता है। अब जब संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई तो संसदीय शासन प्रणाली एक उत्तरदायी शासन प्रणाली है और संविधान सभा स्वतंत्र भारत के लिए उत्तरदायी शासन प्रणाली की ही स्थापना करते हैं, उत्तरदायी शासन प्रणाली को ही स्थापित करना चाहते हैं, जिससे कि सरकार के निरंकुश या सरकार की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाया जा सके। क्योंकि अगर अगर सरकार पर प्रतिबंध नहीं लगेगा तो भारत के लोग जो राजनीतिक मामलों में या राजनीतिक दृष्टि से अनुभवहीन हैं, वह अगर उन अनुभवहीन लोगों को अगर राजनीतिक शक्ति मिल जाती है तो ज्यादा से ज्यादा संभावना यह व्यक्त की जा सकती है कि अनुभवहीन व्यक्ति इन शक्तियों का मिसयूज करेगा। इसीलिए उस पर नियंत्रण की जरूरत है कि नहीं? तो इस स्थिति को ले ले या इस स्थिति के आधार पर यह निर्णय है। अब उत्तरदायी शासन प्रणाली के रूप में संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया गया और जब संसदीय शासन प्रणाली को अपना लिया गया तो संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका होती है, दो प्रकार की एग्जीक्यूटिव पाई जाती है, एक नाम मात्र, एक नॉर्मल हेड और एक रियल हेड। एक नाम मात्र की कार्यपालिका और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसके नाम से तो शासन किया जाता है, लेकिन वह वास्तव में शासन की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। जैसे भारत का राष्ट्रपति और ब्रिटेन का सम्राट। लेकिन भारत का राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होता, इसलिए भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। जबकि ब्रिटेन का सम्राट वंशानुगत होता है, इस स्थिति में ब्रिटेन लोकतांत्रिक तो है लेकिन रिपब्लिक नहीं, क्योंकि वहां का राज्य प्रमुख वंशानुगत है, निर्वाचित नहीं होता।
हेरेडिटी बेस पे, वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, तो इन स्थितियों को ले लें या इन स्थितियों के आधार पर एक स्थिति ये भी आ गई। वास्तविक कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जो शासन की शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद। तो अगर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित मंत्रिपरिषद ये वास्तविक कार्यपालिका है, और नाम मात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका है जिसके नाम से शासन तो किया जाता है लेकिन वह वास्तव में शासन शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। दूसरी विशेषता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप में निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगा। इस 75(3) आर्टिकल 75(3) कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों लक्षण भारत के संसदीय शासन प्रणाली में है और ब्रिटेन के भी संसदीय शासन प्रणाली। लेकिन तो संसदीय शासन प्रणाली का तीसरा लक्षण भारत और ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के बीच डिफरेंस करता है, विभिन्नता लाता है, क्योंकि ब्रिटिश संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है, सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट है। सुपरमेसी ऑफ पार्लियामेंट का मतलब कि ब्रिटेन में यह परंपरा है कि ब्रिटिश संसद कभी गलती कर ही नहीं सकती। अब जब यह अनुमान लगा दिया जाए कि ब्रिटिश संसद कभी गलती कर ही नहीं सकती तो उस पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे अगर यह कहा जाए आपसे, एक एग्जाम्पल में समझाता हूं कि यदि आप लोग जब घर से चलते हैं तो आपके पेरेंट्स या आपके गार्जियन कुछ ना कुछ गाइडलाइन जरूर दिया होगा। और ऐसी स्थिति पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन राइज करना चाहता हूं कि आप लोग ऐसे एक मेरिट और एक डिमेरिट ऐसा बता दीजिए अपना, यानी एक मेरिट और डिमेरिट ऐसा बता दीजिए जो आपके फादर या आपके गार्जियन जानते हो। ऐसा कोई मेरिट और डिमेरिट है? छोड़िए, जान लीजिए, मैं बता देता हूं जनरली होगा क्या। मेरिट होगी कि आप घूमते नहीं हैं, और डिमेरिट हो सकती है कि आप पैसे का मिसयूज बहुत करते हैं। तो जब घर से आप चलेंगे तो वो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि बेटा घूमना मत, वो कहेंगे कि पैसा थोड़ा सोच समझ के खर्च करना, ठीक। और अगर आपके अंदर कोई डिमेरिट नहीं होती तो घर से चलते समय आपके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। इसीलिए क्योंकि उनको यह विश्वास है या यह ज्ञान है कि मेरा बेटा ये गलत काम करेगा नहीं। उसी प्रकार ब्रिटिश संसद के संबंध में ब्रिटेन के लोगों का यह मानना है कि ब्रिटिश संसद कभी गलती कर ही नहीं सकती, और अगर ब्रिटिश संसद कभी गलती कर ही नहीं सकती तो ब्रिटिश संसद के ऊपर सर्वोच्च प्रतिबंध क्यों? प्रतिबंध की आवश्यकता तो उन स्थानों पर होती है जहां पर गलती की संभावना होती है, और ब्रिटेन में यह परंपरा है कि ब्रिटिश संसद कभी गलती कर ही नहीं सकती, तो प्रतिबंध लगाने की जरूरत क्या है? इसलिए ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के संबंध में ब्रिटिश राजनीतिक विचारक डिमोले एक विचार देता है कि ब्रिटिश संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री न बनाकर सब कुछ कर सकती है, जबकि भारत में
संसद की सर्वोच्चता के स्थान पर संविधान की सर्वोच्चता को प्रमुखता दिया गया। कानून, संविधान में सुप्रीम लॉ यानी कानून की सर्वोच्चता को प्रदान किया गया। इस स्थिति में जब कानून की सर्वोच्चता या संविधान की सर्वोच्चता को प्रमुखता दिया गया, तो भारतीय संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कार्य का एग्जामिन न्यायपालिका कर सकती है। इसलिए विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण करने की शक्ति न्यायपालिका के पास है, और जिस शक्ति के कारण न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों का परीक्षण करती है, वह शक्ति न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की है। क्लियर? लेकिन 42nd अमेंडमेंट के द्वारा जब न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को समाप्त कर दिया गया, तो इसका तात्पर्य क्या निकला कि संसद के कार्यों का भी अब एग्जामिन नहीं होगा। जब संसद के कार्यों का भी एग्जामिन नहीं होगा, संसद के कार्यों का भी अगर जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, तो ब्रिटेन के समान भारत की संसद भी सर्वोच्च हो गई, जिसका रिजल्ट निकलता है कि भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय शासन प्रणाली के बीच जो अब तक विभिन्नताएं थी, वह विभिन्नताएं खत्म हो गई। लेकिन जनता पार्टी की सरकार आती है, और जनता पार्टी की सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में चुनाव के समय यह डिक्लेयर किया था कि अगर सरकार जनता पार्टी की आती है, तो सरकार उन सभी स्थितियों को परिवर्तित करेगी जो 42वें संविधान संशोधन के पूर्व थी। और ऐसी स्थिति में 43rd अमेंडमेंट के द्वारा न्यायपालिका की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति पुनः न्यायपालिका को दे दी गई। और जब न्यायपालिका को पुनः न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दे दी गई, तो न्यायपालिका ने उसे संविधान के आधारभूत ढांचे के रूप में पुनः परिभाषित कर दिया। जब पुनः आधारभूत ढांचे के रूप में परिभाषित कर दिया, तो ऐसी स्थिति में अब पुनः भारत में संविधान की सर्वोच्चता हो गई और ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता हो गई। और ये संसद और संविधान की सर्वोच्चता ही ब्रिटेन और भारत के संसदीय शासन प्रणाली की विभिन्नता का कारण है। और ये स्थिति आज भी, यानी आज भी ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में संसद की सर्वोच्चता है, तो भारत के संसदीय शासन प्रणाली में संविधान। ये पूरी डिबेट थी, ये पूरी, ठीक। तो उसके बाद ये स्थिति हो जाती है। अब दूसरा मुद्दा या दूसरी स्थिति ये खड़ा होता है, दूसरी स्थिति ये खड़ी होती है कि उत्तरदायी शासन के रूप में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई। और संसदीय शासन प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती, एक नॉर्मल हेड और एक रियल हेड। नॉर्मल हेड प्रेसिडेंट के पास है, इसलिए जब संसदीय शासन प्रणाली अपनाया गया तो दो प्रकार की कार्यपालिका, और इस दो प्रकार की कार्यपालिका के कारण भारत का संविधान भी भारत में दो प्रकार की कार्यपालिका को स्थापित करता है, एक नाम मात्र और एक वास्तविक। नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति में है, इसलिए आर्टिकल 52 के अनुसार भारत का, और यहां से नेक्स्ट टॉपिक मैं कल से शुरू करूं, ठीक। तो कल